सो हम इनहेरिटेंस को रीयूजेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करें। मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल लास्ट टाइम देने की कोशिश की एंड विल स्टार्ट विद वी लेफ्ट। सो मैंने आपसे कहा आपके पास पेरेंट क्लास व्हीकल हो सकती है। पेरेंट क्लास क्या हो सकती है? व्हीकल हो सकती है। अब व्हीकल के अंदर, हर व्हीकल के अंदर देयर विल बी नंबर ऑफ टायर्स। ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। व्हीकल क्या है? नंबर ऑफ टायर्स। हर व्हीकल के कोई ना कोई टायर्स होंगे ना। लेकिन कितने टायर्स होंगे? नंबर ऑफ टायर्स इज अ कॉमन फीचर। और व्हीकल से हम इनहेरिट क्या कर सकते हैं? हम इनहेरिट कर सकते हैं बेसिकली कार, ट्रक, रिक्शा, मोटरसाइकिल। ठीक है। आप इन तमाम के आगे यानी कि व्हीकल से दो किस्म की व्हीकल, यानी कि अगर आप इसको जेनेरिकली सोचना चाहें तो बेसिकली आपके पास दो किस्म की व्हीकल जेनेरिक क्लास होगी और इससे दो किस्म की सब क्लासेस जो है वो आप इनहेरिट करेंगे। एक लोडिंग व्हीकल होगी और एक पैसेंजर व्हीकल होगी। क्या होगी? एक लोडिंग व्हीकल होगी और एक पैसेंजर व्हीकल होगी। और लोडिंग व्हीकल के अंदर आपके पास बहुत सारी डिफरेंट किस्म के व्हीकल आ सकते हैं। एक तरफ ट्रक आ सकता है, दूसरी तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली आ सकती है। बात समझ आ रही है सबको? देखिए ना सब लोगों ने। और पैसेंजर व्हीकल में एक तरफ आपके पास डेवो आ सकती है, दूसरी तरफ आपके पास कार आ सकती है। ठीक है। सो क्या हो सकता है? यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक तरफ कार आ सकती है और दूसरी तरफ बस आ सकती है। और इस तरफ इधर क्या है? एक तरफ क्या आ सकता है? ट्रक आ सकता है और दूसरी तरफ क्या आ सकता है? टीटी स्टैंड्स फॉर यस। गुड। सो नाउ यहाँ पे है क्या? अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें तो दिस इज द पेरेंट क्लास। दिस इज व्हाट? पेरेंट क्लास। और ये उसका चाइल्ड है और ये उसका चाइल्ड है। सो इसको पेरेंट क्लास को समटाइम्स आज से हम बेस क्लास कहते हैं। क्या कहेंगे? बेस क्लास। और ये जो मेरी पैसेंजर है दिस विल बी बेसिकली माय डिराइव्ड क्लास। ये मेरी पेरेंट क्लास और ये मेरी डिराइव्ड क्लास। जो पेरेंट क्लास होगी ना उसके अंदर तमाम जो चाइल्ड क्लासेस के कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो पाए जाएंगे। सो चाइल्ड क्लासेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे एब्स्ट्रैक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे एब्स्ट्रैक्शन लेवल कम होता जाएगा। यानी कि आप ये समझें कि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ मैं जनरलाइज हो रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जनरलाइज कैटेगरी की तरफ मूव कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ मैं स्पेशलाइज कैटेगरी की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है। सो जनरलाइज से मुराद ये है कि जेनेरिक व्हीकल अब क्या है? जेनेरिक व्हीकल के अंदर अब जो पेरेंट क्लास होगी, यानी कि यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे पेरेंट क्लास कौन सी है? व्हीकल। इट विल कंटेन द मोस्ट कॉमनली अकरिंग फीचर, यानी कि जितने मोस्ट कॉमनली अकरिंग फीचर होंगे वो इसके अंदर होंगे। ठीक है। सो पैसेंजर और लोडिंग व्हीकल के भी जो कॉमन फीचर है, अब ये जो कॉमन फीचर है ये यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा? पैसेंजर के अंदर। पैसेंजर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करेगा। पैसेंजर में सीटिंग कैपेसिटी होगी। यहाँ पे क्या था? नंबर ऑफ व्हील्स है और अब इसके अंदर क्या आ गई? सीटिंग कैपेसिटी। यहाँ पे क्या होगा? लोडिंग कैपेसिटी। बात समझ आ रही है सबको? तो जब मैं इधर लेके आऊंगा तो व्हीकल के अंदर जितने कॉमन एट्रीब्यूट होंगे वो सारे के सारे पैसेंजर व्हीकल के अंदर ट्रांसफर होंगे। और जब मैं इधर लेके आऊंगा तो व्हीकल के जितने एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ ट्रांसफर होंगे? न सिर्फ एट्रीब्यूट्स होंगे बल्कि सारी की सारी पूरी क्लास के अंदर जितने फंक्शंस और डाटा मेंबर्स हैं जो कि एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर हैं वो सारे के सारे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे। और जब मैं कार को स्पेशलाइज करूँगा तो कार क्या है? पैसेंजर से कार इनहेरिट होगी। तो अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी भी होगा और इसके अंदर नंबर ऑफ व्हील्स भी होगा और इसके अंदर आप एक्स्ट्रा फीचर ऐड करेंगे। कार के अंदर क्या एक्स्ट्रा फीचर होता है जो पैसेंजर व्हीकल में स्पेशलाइज्ड फीचर क्या होता है? पैसेंजर तो आगे जी बोले हॉर्स पावर नहीं, वो हर इंजन की होती है। दैट इज अ कॉमन फीचर। सो जब भी कॉमन फीचर आएगा आप ऊपर मूव करेंगे। कॉमन फीचर कहाँ मूव होगा? ऊपर। दैट्स व्हाट द रीयूजेबिलिटी इज कि आप कॉमन फीचर, यानी मैं नहीं चाहूँगा कॉमन फीचर इधर भी डिफाइन करूँगा और इधर भी डिफाइन करूँगा। मैं कॉमन फीचर को कहाँ डिफाइन करूँगा? अपने पेरेंट क्लास में। जब यहाँ डिफाइन होगा तो यहाँ से वो इनहेरिट होके यानी कि यहाँ से फ्लो करके कहाँ जाएगा? इट्स जस्ट लाइक
जो चीज़ मैं यहाँ रखूँगा वो यहाँ से फ्लो करके नीचे जाएगी। सो आप इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि ये हायर लेवल है और ये लोअर लेवल है, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो चीज़ें हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो जो भी चीज़ यहाँ होगी वो यहाँ तक फ्लो करेगी। समझ आ गई बात की सबको? सो पेरेंट्स आर एट बेसिकली एट हायर पोटेंशियल एंड द चाइल्ड आर एट बेसिकली लो पोटेंशियल। क्लियर? ओके, सो कार के अंदर क्या खसूसियत होगी? जी so, जी बोले मेक सीट बेल्ट ट्रकों में भी एसी नहीं होता, मेरी कार चलाते रहो, चक्कर नहीं जी। सो कार और बस में क्या चीज डिफरेंशिएट करें? साइज। देखें जो जितनी बातें आप मुझे कह रहे हैं वो सारे के सारे तमाम आपने जितनी बातें कही मैं लिख रहा हूँ। आपने कहा इंजन हॉर्स पावर, क्या ये किसी खास गाड़ी का स्पेसिफिक फीचर है, ये तमाम गाड़ियों का कॉमन फीचर है? तो कहाँ होगा? व्हीकल के अंदर। समझ आ गई बात? उसके बाद आपने कहा मेक क्या है? मेक, हर गाड़ी का कोई ना कोई मेक होगा। कहाँ होगा? कॉमन फीचर है, व्हीकल में होगा। बोले आप जी, ठीक है। सो दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक जो कि ना दोनों का साइज ठीक है, साइज व्हीकल में आएगा। हर व्हीकल को कोई ना कोई साइज होता है। सो बोले क्या कैपेसिटी, क्या डिफरेंशिएशन फैक्टर हो सकता है? बोले सोचे ठीक है। मुझे कोई समझ नहीं बस का एक दरवाजा होता है। नंबर ऑफ डोर्स, नंबर ऑफ अच्छा दो से बस सफर करते हैं। सो एयरबस में तो नहीं सफर करते, वो भी बस होती है भाई। ठीक है सर, कंडक्टर ओके okay, so bus will have a staff, car doesn't have a staff, so that is a common characteristic. समझ आती है बात की सबको? So staff जब बस डिफाइन करेंगे तो बस के साथ आपने कोई ना कोई उसका स्टाफ भी अटैच करेंगे, ठीक है? बस की कोई ना कोई होल्डिंग कंपनी होगी, बस की कोई ना कोई होल्डिंग कंपनी होगी, कार का ओनर होगा। बात समझ आ रही है सबको? So that is a differentiating factor अगर आप इस पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? ओनर कंपनी आएगी और यहाँ पे जो फीचर आएगा वो ओनर आएगा। सो दिस इज द स्पेशलाइज्ड फीचर जो कि यहाँ पे हो सकता है। बात समझ आती है सबको? क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक है। सो इसी तरह यहाँ पे आप ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज वन, यानी कि ये एक हायरार्की, इसे हम हायरार्की कहते हैं। हायरार्की से क्या मतलब? एक चेन, ठीक है। सो इट इज बेसिकली शेयरिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हम जनरलाइज जाएंगे और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे हम क्या करेंगे? स्पेशलाइज आएंगे। तो मेरे जितने कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे वो कहाँ मैं डिफाइन करूंगा? व्हीकल या अपनी पेरेंट क्लास में। तो दिस, ये मेरी पेरेंट क्लास है, ये उसकी डिराइव्ड क्लास है और ये इसकी डिराइव्ड क्लास है। तो ये डिराइव्ड क्लास हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ दिस क्लास एंड दिस पेरेंट दिस क्लास हैज ऑल। तो इसके अंदर इनडायरेक्टली इसके भी सारे के सारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर हैं और इसके भी सारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर है। समझ आती है बात की सबको? सो चलिए मैं एक और एग्जांपल, इस एग्जांपल में मैं नहीं बताऊंगा कि हायरार्की क्या होती है। फास्ट के अंदर स्टूडेंट्स हैं, फास्ट के अंदर क्या होता है? स्टूडेंट्स। अब बीए स्टूडेंट भी होते हैं, एमए स्टूडेंट्स भी होते हैं और पीएचडी स्टूडेंट्स भी ऐसे ही। सो कुछ आप में से बीएस कर रहे होंगे तो हायर अप जाएंगे, कुछ एमएस कर रहे होंगे और कुछ पीएचडी कर रहे होंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को मॉडल करना चाहता हूँ फास्ट में, ठीक है? हाउ विल आई मॉडल दैट? व्हाट विल बी द हायरार्की? जी एक मिनट, आपके पास पेज है, कॉपी है, गो ड्रॉ, ठीक है? फाइंड आउट।
जी जी क्या होगा? सर एक स्टूडेंट की नेम स्टूडेंट हो गया सबसे पहले क्या आएगा? स्टूडेंट स्टूडेंट आएगा। ओके, स्टूडेंट क्या होगी? बेस क्लास। बेस क्लास क्योंकि यहाँ में कौन सा रिलेशनशिप है? इधर यहाँ में कौन सा रिलेशनशिप है? इधर क्यों? क्योंकि सर सारी क्वालिटी जी यस, ग्रेजुएट स्टूडेंट इज अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट एंड PhD स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट। बात समझ आती है सबको? ओके, सो नाउ बोले स्टूडेंट के जी स्टूडेंट से क्या डिराइव करेगा? स्टूडेंट्स में क्या डिराइव करूंगा? बैचलर स्टूडेंट्स। फिर मास्टर्स वो कहाँ से मास्टर बैचलर से डिराइव होगा? जी सर बैचलर से मास्टर डिराइव, और फिर मास्टर कहाँ से डिराइव होगा? मास्टर से PhD ओके, मास्टर से PhD डिराइव। सोच रहे हैं आप? That's Yes, what sir. I- Yes, sir. अब आप क्या कह रहे हैं? जरा गौर से सुनिए। PhD स्टूडेंट इज अ मास्टर स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट इज अ बैचलर स्टूडेंट, बैचलर स्टूडेंट इज अ जी स्टूडेंट। सर क्या ऐसा होता है? जी सर ओके, जरा गौर से सुनिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये बात सबको समझ आ रही है? Yes, sir. सो आप ये कह रहे हैं कि जो मेरा PhD स्टूडेंट होगा वो मास्टर भी कर रहा होगा और किया होगा नहीं, आप मॉडल कर रहे हैं, ठीक है? किया हुआ की बात नहीं हो रही। आप कह रहे हैं PhD स्टूडेंट के अंदर सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो MS स्टूडेंट्स वाले होते हैं। PhD स्टूडेंट अब आप FYP भी कर रहा होगा, PhD स्टूडेंट अब क्या कर रहा होगा? FYP भी कर रहा होगा, ऐसे ही है ना? क्यों बोले? BS स्टूडेंट जरा गौर से लिखिए, BS स्टूडेंट के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, BS स्टूडेंट के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे? एवरीबॉडी राइट इट डाउन। कॉमन ओके, स्टूडेंट के अंदर क्या कुछ होगा? जी नेम, रोल नंबर सर, इसकी आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ, मॉर्निंग, ग्रेड, ग्रेड, GPA या ग्रेड, GPA लोड, Credit are सर रोल नंबर, एंड क्रेडिट आवर। अटेंडेंस, अच्छा बस करो। एंड क्रेडिट आवर, सो ये होगा, दीज आर द कॉमन एक्टिविटीज। बात समझ आती है सबको? बैचलर स्टूडेंट के पास इसके अंदर क्या नई चीजें ऐड हुई? कोर्सेज तो तमाम लेते हैं, BS भी लेते हैं, MS भी लेते हैं, ये इसका किसी ने स्पेसिफिक कोर्सेज सर FYP, वो तो सो कोर्सेज सब लेते हैं। आपके पास MS स्टूडेंट भी कोर्सेज ले रहा होता है, BS स्टूडेंट कोर्सेज ले रहा होता है, PhD स्टूडेंट कोर्सेज ले रहा होता है। सो कोर्सेज इज द कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ ऑल द चाइल्ड क्लासेस, सो इट विल बी हियर कोर्सेज। कोर्सेज की क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया CS, कोर्सेज C। और बोले अब बैचलर स्टूडेंट के पास क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होगा जो कि टाइप ऑफ डिग्री, टाइप ऑफ डिग्री FYP कॉमन फीचर है, ठीक है? वो वो सारे यूज करेंगे, ठीक है? तो जी, तो इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंशिएटिंग एट्रीब्यूट होगा ना वो FYP होगा। वो क्या होगा? FYP। सो FYP नेम, टाइटल, सो स्ट्रिंग FYP टाइटल, ये इसका क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग एट्रीब्यूट होगा। इसके अंदर एक फंक्शन होगा गेट FYP, set FYP, is FYP completed, is not completed, ये इसके क्या होंगे? फंक्शन। बात समझ आ रही है सबको? अब BS से आपने इनहेरिट किया किसको? मास्टर को। MS के पास क्या होगा? थीसिस, थीसिस। अच्छा, और सर रिसर्च तो PhD और MS दोनों की कॉमन होती है। जी जी कॉमन होती है, लेकिन मास्टर में सब डिफरेंट। ओके, सो अब आप इनहेरिट कर रहे हैं, इसके अंदर क्या आ जाएगा? थीसिस आ जाएगा। चलेंगे, थीसिस टाइटल, थीसिस सुपरवाइजर, ठीक है? और
यहाँ पे आप उसके साथ कुछ और जो है ना, और यहाँ पे इसके साथ कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं। ये बात समझ आती है सबको? सो ये जो है ना इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो अब जब मैं MS स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके अंदर तो आप FIP भी होगा और थीसिस भी होगा। मतलब वो इसको कंप्लीटेड होगा सर, FIP तो उसका होगा नहीं, इस कंप्लीटेड वाला बात देखें, फास्ट में जरा गौर से बात सुनिएगा। इसलिए आपको मैंने पहले कहा कि पहले आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, फिर उसको डिवाइस और डिजाइन करना। MS स्टूडेंट लाजमी बात नहीं फास्ट से पढ़ा हो सकता है कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी आ सकता है जहाँ FIP होता ही नहीं। क्लियर? सो MS स्टूडेंट इज अ टोटली इंडिपेंडेंट एंटिटी relative to a BS student. So you cannot inherit. आप यहाँ पे क्या करेंगे? जरा गौर से सुनिएगा। इसका कहने का मकसद ये है कि MS स्टूडेंट बैक वक्त MS स्टूडेंट भी है और BS स्टूडेंट और बैक वक्त वो एक स्टूडेंट भी। इसमें से एक बात गलत है और एक सही है। MS स्टूडेंट स्टूडेंट तो है लेकिन वो BS स्टूडेंट नहीं। सो आपकी ये हायरार्की क्या है? गलत है। ठीक है? सो आपने इसीलिए मैंने जब भी आपसे कहा जब भी आप हायरार्की बनाएं यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन इज अ, अगर इज अ क्वेश्चन का आंसर ट्रू आता है तो आपकी हायरार्की ठीक। MS स्टूडेंट इज अ BS स्टूडेंट क्वेश्चन गलत है क्योंकि वो जब MS कर रहा होगा तो BS नहीं कर रहा होगा। उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है डिग्री की, BS की रिक्वायरमेंट। MS जब वहाँ पे आता तो हमने कभी उससे नहीं पूछा हाँ भाई तुम्हें MS की डिग्री नहीं देते क्योंकि तुमने FIP कंप्लीट नहीं किया। ऐसा नहीं है। क्लियर है? बात समझ आती है सबको? दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। सो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी ये हायरार्की थी, क्या हायरार्की होगी कि स्टूडेंट में से 3 क्लासेस इनहेरिट होंगी, एक क्लास होगी जी बोले एक क्लास होगी BS और इसी से इनहेरिट हो रही होगी MS और इसी से इनहेरिट हो रही होगी PhD। अब PhD के अंदर एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। PhD के अंदर आपने एक कम्प्रिहेंसिव एग्जाम देना होता है। आपने क्या देना होता है? कम्प्रिहेंसिव एग्जाम। तो उस कम्प्रिहेंसिव एग्जाम की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो PhD। अब और MS स्टूडेंट वाले कम्प्रिहेंसिव एग्जाम नहीं देते, BS स्टूडेंट वाले कम्प्रिहेंसिव एग्जाम नहीं देते। कभी नाम सुना? तो PhD डिफेंड करने के लिए ये लाजमी होता है। और फिर PhD के लिए एक और रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपको GRE देना पड़ता है, उसका स्कोर होता है। सो दैट देयर आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स देन फॉर PhD रिलेटिव टू MS एंड BS। तो वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स कहाँ जा रही होंगी? वो PhD के अंदर जा रही हैं। तो अब जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका कोई CGPA होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, कोई कोर्सेज होंगे, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे? पेरेंट क्लास के अंदर आएंगे। और वो पेरेंट क्लास से सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप पे इनहेरिट हो रही हैं। आप उसे PhD में इनहेरिट करेंगे, आप उसे BS में इनहेरिट करेंगे और MS में इनहेरिट करेंगे। डायरेक्ट हायरार्की नहीं बना सकते। बात समझ आती है सबको? क्लियर है? सो यू हैव टू यानी कि नाउ यानी कि अब आप बादल नखास्ता बड़े हो गए, ठीक है, इन द सेंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अब आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आने चाहिए। आपका असल जो काम होगा वो चीज़ों को डिज़ाइन करना, चीज़ों को फर्स्ट डिज़ाइन करना। एक दफ़ा आपने सही तरीके से डिज़ाइन कर लिया ना तो देन इट इज़ गोइंग टू बी एन ईजी प्रोसेस। वरना आप पाकिस्तानियों की तरह पहले रोड बिछाएंगे, फिर रोड खोदेंगे, फिर पाइपलाइन गुजारेंगे, फिर उसे लगाएंगे, फिर नाला खोदेंगे, फिर उसको फिल करेंगे, फिर वो खुदा ही रहेगा। फिर आपने कहना है जैसा है ऐसे ही मैं नया सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, इस पर नहीं बना, ठीक है। फिर नया भी आप ऐसे ही बनाएंगे और कुछ अर्से बाद नहीं मैं सॉफ्टवेयर नहीं बनाऊंगा, मैं दुकान खोलूंगा। सो द ओनली वे ऑफ डूइंग दिस थिंग इज doing it right way, and the right way is basically first designing, verifying your design and then implementing. बात समझ आती है सबको? और ये इसमें कुछ भी नहीं है यार, अंग्रेजी आप आज से 16-18 सालों में होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, आपने सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और उनकी आपस में रिलेशन। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे फास्ट में एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। सो चले फास्ट की एग्जांपल नहीं देते, किसी और जगह की एग्जांपल है। मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, आप कंपनी के मालिक, आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं। आपके एम्प्लॉयज़ जो है ना वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। कुछ मंथली बेसिस पे आपके पास काम करते हैं, कुछ क्वार्टरली बेसिस पे आपके पास काम करते हैं, कुछ कमीशन पे काम करते हैं, ठीक है, और कुछ ऑर्डरली और कमीशन पे काम करते हैं। समझ आती है बात की सबको? सो हाउ विल आई डिजाइन, ठीक है। मेरे पास एम्प्लॉयज़ हो, ठीक है,
कुछ मेरे पास मंथली काम करते हैं, कुछ मेरे पास ऑर्डरली बेसिस पे काम करते हैं, कुछ वीकली बेसिस पे और कुछ ऑर्डरली प्लस कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। जी ड्रॉ करें हायरार्की, कैसे हायरार्की ड्रॉ करें? हो गया जी? क्या होगा? मेरे पास क्या होंगे? Employees। ये मेरी क्या होगी? पेरेंट क्लास। समझ आती है सबको? उसके बाद मेरे पास क्या होंगे? ड्राइव क्लास कौन कौन सी होगी? Hourly employees। और इससे मैं क्या इनहेरिट करूंगा? मंथली एम्प्लॉयज। क्यों? या अगर मैं उसको इनहेरिट करूंगा तो मैं कहूंगा मंथली एम्प्लॉयज एंड hourly employee। क्या ये ट्रू है? That's a wrong thing. So it can't be monthly employee, can't be an hourly employee। या तो मंथली होगा, ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक। याद रखें, एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? जी, एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि बैक वक्त दो चीजें आपस में अकर ना कर सकें। क्लियर? मैं आपसे कहूँ कॉइन को टॉस करें तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉइन में हेड भी आ रहा हो और टेल भी आ रहा हो अंटिल आपने खुद को पकड़ यूं ना खड़ा किया और कहीं। समझ आती है बात की सबको? सो दैट आर एक्सक्लूसिव। इसीलिए इनहेरिटेंस के अंदर जब भी एक्सक्लूसिविटी का प्रिंसिपल आएगा आप उन्हें सेपरेट पार्ट्स में इनहेरिट करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप एक्सक्लूसिवनेस थी। एमएस स्टूडेंट बैक वक्त बीए स्टूडेंट नहीं हो सकता और एमएस स्टूडेंट बैक वक्त पीएचडी स्टूडेंट नहीं हो सकता, इसलिए हमने उनको सेपरेट इनहेरिट किया। ये बात सबको समझ आ रही है? यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी थी कि पाकिस्तान की बात नहीं करते, पैसेंजर व्हीकल बैक वक्त लोडिंग व्हीकल नहीं हो सकती। क्योंकि आपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज में भी लोगों को आते जाते देखा होगा, आपने खुद भी ट्रकों में सफर किया होगा, ठीक है? सो लोडिंग व्हीकल कैन नॉट बी a passenger vehicle. Similarly, a bus can't be a car can't be a bus. These are the mutual exclusivity principles जिनके ऊपर आपने डिजाइन करना। जब भी mutual exclusivity का प्रिंसिपल आएगा, you will be taking separate part. और दूसरा रूल जो मैंने आपको बताया वो है is a relationship। आपने आइडेंटिफाई करना है जिसमें is a कहाँ इस्तेमाल होगा। Everybody understand this? Okay. So यहाँ पे अब ऑनली एम्प्लॉय और क्या था? मंथली और क्या था? कमीशन और एक और जी जी। सो एक आएगा मंथली और एक आएगा कमीशन और एक मैंने कहा था ऑनली कमीशन। मैंने कहा था ऑनली कमीशन, कमीशन ऑनली फर्क है दोनों, ठीक है? और के ऊपर मैं कमीशन दे रहा हूँ, कमीशन वाले को मैं और कमीशन नहीं दे रहा हूँ। बात समझ आती है सबको? सो दिस इज गोइंग टू बी द हायरार्की फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है? सो बहुत सारी एग्जांपल्स आई कैन गिव। सो इसी आपके पास शेप्स होती है, ड्राइंग में क्या होती है आपके पास? शेप्स। कुछ आपके पास 2D शेप्स होती है, कुछ आपके पास क्या होगी? 3D शेप्स। तो आपके पास जो मेजर क्लास जो टॉप एंड क्लास होगी वो शेप होगी। फॉर एग्जाम्पल आप पेंट बनाना चाह रहे हैं, पेंट में आपके पास एक हायरार्की होगी जेनेरिक शेप्स की, और शेप से आप इनहेरिट करेंगे दो टाइप की शेप्स, 2D शेप्स होगी या क्या होगी? 3D शेप्स। आप 2D शेप्स के अंदर आप फर्दर जो है ना उसको स्पेशलाइज कर सकते हैं। आपके पास सर्कल हो सकता है, आपके पास ट्राइंगल हो सकती है, ठीक है? सर्कल इज अ 2D शेप, ट्राइंगल इज अ 2D शेप। आप सर्कल को मैं किससे इनहेरिट करूँगा? जी 2D शेप्स। स्फीयर जो है वो 3D वो 3D शेप्स के अंदर, ठीक है? बात समझ आ रही है सबको? सो दैट्स व्हाट। क्या मैं ट्रायंगल को इनहेरिट करूंगा सर्कल से? क्यों? ट्रायंगल इज नॉट सर्कल। समझ आती है बात की सबको? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज एन अदर एग्जांपल जिसको आप जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते। सो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स। सो मैं आपको और बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। मैंने जी
क्या मतलब जी ऑर्ली कमीशन था, तो वो मैंने बेसिकली ऑर्ली के ऊपर अगर एक बंदा एक खास घंटे से ज़्यादा काम करेगा तो उसके ऊपर कुछ और कमीशन से मिलेगा, तो वो हमेशा ऑर्ली कमीशन से इनहेरिट करेगा। तो उसके अंदर मैं दो करेंगे एक चाइल्ड हो सकता है, सर सर सो वी कैन मल्टीपल इनहेरिट, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, बट कैन जी दैट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट। सर अगर मैं इसमें कमीशन नहीं सर लिंक करता उसका पेरेंट नहीं बनाता सर, तो मुझे कमीशन की कुछ ना कुछ कोडिंग दोबारा नहीं यस, सो इसीलिए वो मैं कह रहा हूँ दैट्स एन एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन कि मैं इसको यहाँ से बाहर कर सकता हूँ ऑर्ली भी और कमीशन, कमीशन रेट होगा ऑर्ली रेट होगा। अच्छा ठीक, so that can be also everybody understand this, so लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ना वो सिर्फ C++ का कैरेक्टरिस्टिक है, आपको बाकी लैंग्वेजेस मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं देती। मिसाल के तौर पे जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, जहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जाती है ना तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, एक डायमंड प्रॉब्लम होगी, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज अ डायमंड प्रॉब्लम, कि जब आपके पास होगा क्या कि आपके पास दो पेरेंट्स होंगे, वहाँ से आपके पास आई विल एक्सप्लेन देखा कि आपके पास एक पेरेंट ए होगा, उससे इनहेरिट बी हो रहा होगा और उससे इनहेरिट सी हो रहा होगा और इन दोनों से इनहेरिट डी हो रहा होगा। तो आप डी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक दो तरफ से आ रहे हैं, एक बी के रास्ते आ रहे हैं और एक सी के, so, ए दो तरीकों से बी तक पहुंच रहा है, एक बी के जरिए और एक सी के जरिए। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा कि डी में कौन से वाला इस्तेमाल किया जाए, ए वाला बी वाला जो ए बी के जरिए आ रहा है या ए की कैरेक्टरिस्टिक जो सी के जरिए आ रहा है। सो देन दिस डायमंड प्रॉब्लम हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट पॉपिंग अप इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो जी जी मल्टीपल डेफिनेशन, सो दैट्स द प्रॉब्लम, हम इसको डील कर लेंगे, लेकिन दैट्स व्हाट वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर जो है हमें फेस होना है। जी इनहेरिटेंस सबको समझ आ गई, ठीक है। सो कॉमन प्रिंसिपल क्लियर है सबको, कोडिंग करना बहुत आसान है, इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी टू कोड इनहेरिटेंस, कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्लासेस लिखी है और क्लासेस आप बूढ़े हो गए लिख लिख के, ठीक है। सो यू हैव बीन राइटिंग सिंस जनवरी, ठीक है, सो इट्स लॉन्ग टाइम, सो आप हमने सिर्फ और सिर्फ क्लासेस लिखी है। अब जब मैं क्लासेस लिखूंगा तो उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट इनहेरिटेंस कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपने अंडरस्टैंड करनी है और ये सारी जिंदगी आपके साथ जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर इनहेरिटेंस हैज वन ऑफ द मेजर स्टैंडिंग्स, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट टू कंप्लीटली मेक यूज ऑफ, क्योंकि कुछ ऐसे बात क्या होगा, हम आपसे कहेंगे ये बेस क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, इससे ये डिराइव हुई, आगे चल के इसके अंदर हम एक और कंपोनेंट ऐड करेंगे जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जनरलाइज्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, सो वो हमें जनरलाइज्ड लेवल पे प्रोग्रामिंग करने की जो है अलाउ करता है, तो ये तो सारे के सारा इनहेरिटेंस में। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने पहले क्लासेस की रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है और सही तरीके से आइडेंटिफाई करना है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द राइट रिलेशनशिप्स एंड यू हैव द राइट हायरार्किकल डायग्राम, उसके बाद कुछ नहीं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, हर जगह स्पेशलाइजेशन हो रही है, हर जगह क्या हो रही है स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में गए हैं तो रेस्टोरेंट में दो किस्म के मेन्यू होंगे, क्या होंगे, दो किस्म के मेन्यूज हैं, ऐसे ही है ना। तो आपके पास जेनेरिक क्लास क्या होगी, मेन्यू होगी, और मेन्यू से क्या हो रहे होंगे, कुछ फास्ट फूड मेन्यूज होंगे, कुछ देसी मेन्यूज होंगे, समझ आ रही है बात की सबको। और वो सारे के सारे कहाँ से इनहेरिट हो रहे होंगे आपके पास, क्योंकि वो भी मेन्यू और वो भी क्या है मेन्यू है, एवरीवेयर जहाँ आप जाएंगे। सो मिसाल के तौर पे आप पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं, तो पेट्रोल पंप पे देयर आर डिफरेंट किस्म की, यानी कि आपके पास अगर पेट्रोल पंप की मशीन्स को आप ठीक है वो करना चाहते हैं, मॉडल करना चाहते हैं, तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, लेकिन हैं क्या, वो सारी की सारी पंपिंग मशीन्स हैं। तो यू विल हैव अ कॉमन क्लास पंपिंग मशीन और उसके बाद उसके डिफरेंट किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्लियर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मिसाल दे दो, मेरे ज़हन में आती जा रही है, मैं देता जा रहा हूँ। आपके पास क्या होगा, प्रोसेसर होगा, अगर आप कंप्यूटर को मॉडल करने की कोशिश करें, आपके पास क्या होगा, प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है, जेनेरिक क्लास। अब डिफरेंट किस्म के प्रोसेसर्स होते हैं, कुछ प्रोसेसर्स आपके सीपीयूज में रन होते हैं, कुछ प्रोसेसर्स आपके लैपटॉप्स मोबाइल फ़ोन पर रन होते हैं दोनों प्रोसेसर्स ही, लेकिन जो इसमें सीपीयू पे रन हो रहा होता है और जो आपके मोबाइल में रन हो रहा होता है, उनके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो दे कैन नॉट बी मॉडल यूजिंग ए सिंगल क्लास।
तो जो मोबाइल प्रोसेसर होगा उसे आप डिफरेंट क्लास के जरिए मॉडल करने की कोशिश करें, और जो CPU का प्रोसेसर होगा उसे आप डिफरेंट क्लास, लेकिन दोनों कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वहाँ से काइंडली आपस में गुफ्तगू न करें. So they will be inheriting those common features from the base class and being distributed in that. हर जगह है, आप हर जगह स्पेशलाइजेशन, जहाँ भी आप जाके चूजिंग करना शुरू कर देते हैं, there is specialization. Specialization सबको समझ आ रही? Yes sir. So specialization means कि having differentiation between the object on based on different characteristics. नेचर में वो एक ही होती है, यानी कि आप ये समझिए कि उसकी फैमिली एक ही है, लेकिन आगे चल के फॉर एग्जाम्पल प्लेयर्स हैं, आप एक क्रिक इन्फो की क्लास में प्लेयर्स हैं, ठीक है, बैट्समैन होंगे, कुछ बॉलर्स होंगे, समझ आ गई, कुछ क्या होंगे, ऑलराउंडर्स होंगे, समझ आती है बात की सबको. सो बैट्समैन जब होगा तो उसकी बॉलिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि कितने नंबर ऑफ ओवर जी क्या ओ क्रिक इन्फो को छोड़ो तुम यहाँ पे जो आजकल जो खैर आजकल की मैं बात ही नहीं करता, जब क्रिकेटर होते थे, ठीक है, सो दे हैव बीन सिंस 2002 देयर आर नो मोर. सो जब क्रिकेटर्स होते थे, सो होता ये था कि जो बैट्समैन होते थे वो बैट्समैन होते थे और जो बॉलर होते थे वो बॉलर होते थे, ठीक है. सो अब आपके पास क्या होगा, यू विल हैव अ प्लेयर एज अ कॉमन क्लास, और उससे इनहेरिट क्या होगा, बैट्समैन और बॉलर, क्लियर. सो अब फॉर एग्जांपल जब आप बैट्समैन आता है तो उसके साथ कभी भी जो फॉर एग्जांपल मुझे नहीं याद पड़ता सही तरह ने कभी बॉलिंग की, ठीक है. सो देन देयर विल बी नो बॉलिंग का कॉलम है ही नहीं, क्लियर. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू, सो दे हैव द, अब है सारे के सारे क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे के सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ जाएंगे, प्लेयर की मेन क्लास में जाएंगे और वहाँ से वो क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे. सर ये जो ऑलराउंडर होगा वो इन दोनों से मिल जी ऑलराउंडर इन दोनों से मिलकर बना होगा, ठीक है. तो आपके पास जो दोनों की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो बेसिकली ऑलराउंडर इनहेरिट हुआ होता है किससे, बैट्समैन से और बॉलर से. और आप तो एक नई क्लास भी आ गई है, ओके खैर जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. इनहेरिटेंस और कंपोजिशन का आपस में जो कोई झगड़ा नहीं, आप इनहेरिटेंस और कंपोजिशन को आपस में मिला के, फॉर एग्जांपल आपके पास क्लास स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अंदर कंपोज क्या हो रहे हैं, कोर्सेज. स्टूडेंट क्या कंपोज कर रहा है, कोर्सेज. अब जो बैचलर स्टूडेंट होगा वो इनहेरिट कर रहा होगा किससे, स्टूडेंट से, और स्टूडेंट इनडायरेक्टली कंपोज कर रही है. तो कंपोजिशन का इनहेरिटेंस के साथ कोई जो है ना वो कंफ्लिक्ट नहीं है. तो आप क्योंकि वो तो उसके अंदर आना है, वो तो उसको बनाने के लिए ज़रूरी है, क्लियर. तो याद रखेंगे इनहेरिटेंस और कंपोजिशन दोनों इकट्ठी इस्तेमाल होंगे, एग्रीगेशन भी इस्तेमाल हो सकती है. तीनों हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इज़ा का रिलेशनशिप आ रहा हो और वो जो नई स्पेशलाइज क्लास बन रही है उसके अंदर कुछ हैज़ आ रही है, वो स्पेशलाइज इसीलिए बन रही है कि उसके अंदर कोई नया कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है. तो वो जो हैज़ है वो हो सकता है एक नई एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट. ये बात सबको समझ आती है. सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी डन. सर फॉर एग्जांपल तीन लेवल में लाइक पहले इनहेरिटेंस हो गई ABC, हाँ. अगर B के साथ हैज अ रिलेशन वाली, तो जब वो C में कैरेक्टरिस्टिक जाएंगी तो D के साथ जाएगा. जी बिल्कुल जाएगा, सब कुछ जाएगा सारे. जी. सो नाउ सबको समझ आ गई बात की. ओके. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द कोड, ठीक है. सो लेट्स मॉडल दिस स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट सिस्टम, ठीक है. सो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. पहले मैं आई एम गोइंग टू ड्राइव इट वेरी सिंपल, यानी मैं दो क्लासेस लूँगा, क्लास A लूँगा फिर क्लास B लूँगा, A से क्लास B को इनहेरिट करूँगा और सारे के सारे, और देन आई विल मैप इट टू द स्टूडेंट. यानी कि अगर आपको ये डमी प्रॉब्लम समझ आ गई तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट. सबको बात समझ आती है. ओके. सो हियर इट इज. याद रखिए तमाम चीज़ें इनहेरिट होती हैं सिवाय तीन चीज़ें, कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स और ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. ये कभी भी एक क्लास से दूसरी क्लास में इनहेरिट नहीं होती. तीन चीजें इनहेरिट नहीं होती. कौन कौन सी? कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स और ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर. इसीलिए मैंने आपसे कहा जब भी आप क्लास लिखेंगे आप ये फंक्शन जरूर लिखेंगे. कौन कौन से फंक्शन? कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और बोले कॉपी कर सकते, ठीक है. सो यू विल ऑलवेज राइट दिस, बेशक इनहेरिट हो रहा हो ना हो रहा हो, क्योंकि इनहेरिट हो रहा है तो वो फिर भी इनहेरिट एक्सट्रैक्शन वाले होंगे. ठीक है, ठीक है. बाकी सब होगा, बाकी सब वो ग्लोबल फंक्शन है, तो क्लास के मेंबर फंक्शन नहीं है. याद रखें स्ट्रीम इंसर्शन में जो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है वो कभी इनहेरिट नहीं होगी. ग्लोबल फंक्शन नहीं है.
ओके, सो लेट्स सपोज मेरे पास क्लास ए है और क्लास ए के अंदर मैंने डिफाइन किया एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया x और उसके बाद ये प्राइवेट था और उसके बाद मैंने लिख दिया पब्लिक। क्लियर? ठीक है। और उसके साथ आज तक मैंने दो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आपको बताए हैं, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। एक तीसरा था जिसको मैंने कहा था प्रोटेक्टेड, और मैंने कभी उसका दोबारा जिक्र नहीं छेड़ा। अब टाइम आ गया कि मैं उसका जिक्र छेड़ूंगा, लेकिन अभी नहीं। सो क्योंकि आपको इनहेरिटेंस के अंदर इस्तेमाल होगा। सो आई हैव int x, तो इसका क्लास का कंस्ट्रक्टर है a cout a कंस्ट्रक्टर, और यहाँ मैं कर देता हूँ प्रिंट a cout x, और यहाँ मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर x की वैल्यू हमेशा 5 रखता हूँ। x की वैल्यू हमेशा क्या रखता हूँ? 5। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? और उसके बाद a का डिस्ट्रक्टर है और ये मेरी पहली क्लास कंप्लीट हो गई, क्लास ए। कितना डाटा मेंबर है क्लास ए के अंदर? एक। क्या नाम है उसका? x। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास b जो कि किससे इनहेरिट होगी? क्लास a से। सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज इट इज क्लास b। नाउ अब ये बताना होगा कि ये क्लास a से इनहेरिट हो रही है, तो उसके लिए जो सिंटेक्स है वो ये है कि जब भी कोई क्लास किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रही होगी तो आप उस नई क्लास का नाम लिखेंगे क्लास चाइल्ड, उसके बाद आप लगाएंगे कॉलन, ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे? कॉलन, और यहाँ पे आप टाइप ऑफ इनहेरिटेंस बताएंगे। तीन किस्म की इनहेरिटेंस होती है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। कितने किस्म की इनहेरिटेंस होती है? 3 किस्म। और उसके बाद यहाँ उसके आगे आप पेरेंट क्लास का नाम लिखेंगे, पेरेंट क्लास। तो यहाँ इसको मैं कैसे इनहेरिट करूंगा? ए से कॉलन, आगे क्या लिखूंगा? पब्लिक है। पब्लिक और पेरेंट क्लास कहाँ से इनहेरिट होगी? ए। So I will put A. So that is the syntax of inheritance. Now I am saying that class B is publicly inherited from class A. Class B is publicly inherited from class A. अब class B के अंदर मैं यहाँ पे एक और डाटा नंबर लिख देता हूँ, int y, int y, उसके बाद public। क्लियर? समझ आती है बात की सबको? x के नाम के साथ, ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं फॉर द टाइम नहीं यहाँ पे प्रोटेक्टेड। याद रखें एक चीज का, याद यहाँ में रहे, अगर आपके पास प्राइवेट डाटा मेंबर है वो उस क्लास में जा तो रहा होगा लेकिन डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा, उसको आप पब्लिक फंक्शन के जरिए एक्सेस करें। लेकिन अगर उस क्लास मेंबर को आपने प्रोटेक्टेड बना दिया था तो देन चाइल्ड क्लास के अंदर आप उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं x के साथ। डायरेक्टली क्या एक्सेस कर सकते हैं? x के साथ। लेकिन आप ये प्रोटेक्टेड वो डाटा मेंबर्स होते हैं जो चाइल्ड क्लास में तो डायरेक्टली एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन बाहर क्लास से बाहर वो प्राइवेट के तौर पे आते हैं। पब्लिक क्या होते हैं? क्लास से बाहर डॉट लगा के एक्सेस हो सकते हैं। प्रोटेक्टेड क्या होते हैं? क्लास से बाहर डॉट लगा के एक्सेस नहीं हो सकते लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर डायरेक्टली एक्सेस हो सकते हैं। और प्राइवेट डाटा मेंबर्स वो डाटा मेंबर्स होते हैं जिनको हम कहीं भी ना चाइल्ड क्लास और ना ही बाहर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ आ गई सबको? क्लियर है? सो आई हैव पुट इट प्रोटेक्टेड, मतलब सबको प्रोटेक्टेड समझ आ गया सबको? मैं बता दूं, प्रोटेक्टेड का मतलब है एक्सेसिबल इन चाइल्ड एंड नॉट एक्सेसिबल एनीवेयर एल्स। अगर ये प्राइवेट होता तो मुझे फिर इसके अंदर सेटर्स और गेटर लिखने पड़ते हैं और फिर मैं वो सेटर और गेटर यहाँ डायरेक्टली एक्सेस करता। चाइल्ड क्लास के अंदर मैं पेरेंट क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन चाइल्ड क्लास में मैं पेरेंट क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। बात समझ आ गई सबको? ओके, सो int y, तो int y यहाँ पे प्राइवेट है, सो पब्लिक। अब इसका मैं कंसेप्टर लिख रहा हूँ b, अब यहाँ पे cout b कॉम, अब इसका मैं प्रिंट लिखूंगा
फिर अगर यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, प्रिंट बी, इस प्रिंट बी में अब मैं ए का प्रिंट डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इसके अंदर डायरेक्टली क्या हुआ है, इनहेरिट हुआ है। सो आई विल कॉल प्रिंट ए और नीचे मैं लिखूंगा सी आउट वाई, वाई की वैल्यू मैंने रखी है 10। और अगर आप चाहते हैं कि x को डायरेक्टली प्रिंट कराएं तो यू कैन राइट सी आउट सी आउट x, ये x कहाँ से आया? x कहाँ से आया? और ये प्रिंट ए कहाँ से आया? प्रिंट ए कहाँ से आया? A से। So now I have this complete class B. C out. So now जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनूंगा A, so ये एक ऑब्जेक्ट, B का ऑब्जेक्ट बनाया B। अब A में क्या कुछ है? A का सिर्फ एक फंक्शन है प्रिंट A के अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन जिसका नाम है प्रिंट A। B के अंदर क्या कुछ? B के अंदर अब दो डाटा मेंबर है x, y और दो फंक्शन है प्रिंट A और प्रिंट B। So now if I go and call B dot print A, क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? Everybody? क्यों? क्योंकि इसमें पेरेंट क्लास है, वो चीज क्या की है? इनहेरिट। और इसकी आउटपुट क्या आएगी? 5. इसकी आउटपुट क्या आएगी? 5। Everybody agrees on this? Okay. If I go and write b dot print b, 5, 10, 5. 5, 10, Five. 5. If I go and write a dot print b, नहीं आप होगा। नहीं। ये क्या आएगा? ये सिंटैक्स एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास a है उसके अंदर चाइल्ड के डाटा मेंबर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। Child can have all the characteristics of its parent class, but that parent class can't have all the characteristics and data numbers of child class. सर समझ आ गई जी? सर नहीं वो अभी फॉर द टाइम नहीं, अगली दो क्लासेस के लिए हम इसे पब्लिक रखेंगे। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में आपको एक्सप्लेन करूँगा, कोई मसला नहीं है। अभी फॉर द टाइम बिंग मैं इसे पब्लिक रखूँगा। जी ऐसे हो कि जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर मेंबर के अपने नेम सेम आ जी। जाए, हम पहले जिस उससे जी जी बिल्कुल, बहुत उम्दा सवाल है। ठीक है, आपके पास एक x वहां से आ रहा था और एक x आपने यहाँ डिफाइन किया। अब इसके अंदर दो x है, इसके अंदर क्या है? दो x, एक इसका अपना x और एक इस x कहाँ से लिया? पेरेंट क्लास। तो जब मैं सी आउट x करूंगा तो कौन सा x आएगा? हमेशा क्या आएगा? हमेशा लोकल आएगा। याद है ना सबको? अब अगर मैंने पेरेंट क्लास का लेना हो तो जब भी चाइल्ड क्लास में अपने पेरेंट क्लास की कोई चीज शैडो हो रही हो, कोई चीज क्या हो रही हो और उसको एक्सेस करना हो तो आप पेरेंट क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो इफ आई गो एंड राइट दिस सी आउट ए एक्स, कौन सा एक्सेस करेगा? ए का। और अगर मैं सिंपली एक्स लिखूंगा तो कौन सा एक्सेस होगा? बी का। सो दैट्स द सिंपल रूल। अगर आप सर ये जब अगर हम इसके अंदर बी के अंदर ए का एक ऑब्जेक्ट Yes, sir, बनाते हैं very डाटा good, मेंबर। नहीं, फिर आप बहुत गलत डिजाइन कर रहे हैं। दैट्स नॉट गोइंग टू बी सर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजाइन बट सिनेरियो क्या होगा? सिनेरियो क्या होगा मैंने कभी सोचा नहीं। तो उसको गेटर सेटर सर कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय द वे आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं बात ज़्यादा आपको कंफ्यूजन होगी, डिजाइन इसलिए मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये जब क्लास बी जी बनाएंगे, जी सर जब बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ए बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि नहीं? ए का जी कंस्ट्रक्टर जी कंस्ट्रक्टर कॉलिंग ऑर्डर वही है जो कि कंपोजिंग ऑब्जेक्ट के अंदर। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग ऑर्डर जब मैंने एक बी का ऑब्जेक्ट बनाया तो सबसे पहले बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन बी का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने से पहले वो अपने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। समझ आती है बात की सबको? मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, आप एक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कॉलिंग ऑर्डर यानी कि आपने इसकी आउटपुट प्रिंट करानी है। ये मेरा मेन है, आप बताएं कौन कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल हुए और किस ऑर्डर में कॉल हुए। सर अगर हम ए का Please. कंस्ट्रक्टर प्राइवेट करते हैं, ए का कंस्ट्रक्टर अगर हम प्राइवेट करते हैं एक ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता।